बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीम भैया। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं इस लेक्चर में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं और इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 ये पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट है अ सर्कुलर पिज़्ज़ा into 3 equal parts, one piece of pizza is taken out। क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, ये हो गया सर्कुलर पिज़्ज़ा और इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना दिए गए, यानी कुछ इस तरह इसके 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि वन पार्ट इज टेकन आउट, इसमें से एक पार्ट को निकाल दिया गया है। अब जब इस पार्ट को निकाल दिया गया है तो आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियंस। जब इसको निकाल लिया गया तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बना है ये मालूम करना है, डिग्री में भी और रेडियन में भी, यानी ये एंगल थीटा हमने मालूम करना है इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन, दोनों में इसको मालूम करना है। उसके बाद कहा जा रहा है व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए हैं ये वाले, इसका एंगल भी मालूम कीजिए। यानी अगर हम इसको देखें आगे डालें ना तो इस पार्ट का एंगल क्या है वो मालूम करना है और फिर इस पार्ट का एंगल क्या है ये भी मालूम करना है। तो यहाँ पे एक और एंगल आ गया, उसको मालूम करते हैं डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो जिस वक्त ये पिज़्ज़ा मुकम्मल था, इसमें से पार्ट निकाला हुआ नहीं था, उसके लिए हम लिख सकते हैं वन कंप्लीट रोटेशन for full pizza is equal to 360 डिग्री। ये तो जिस वक्त पिज़्ज़ा पूरा था उसके लिए हो गया। नाउ फॉर 1/3 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा, अब जब इसके तीसरे हिस्से की बात हो रही है उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ये जो 360 डिग्री का एंगल है इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल मालूम हो गया 120 डिग्री। अब ये डिग्री में तो मालूम हो गया है, लेकिन अब इसको मालूम करते हैं रेडियन में। तो अगर ये थीटा 120 डिग्री के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। इक्वेशन 1 मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें इस बात का पता है कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री लिखना चाहूँ तो 360 को बोथ साइड डिवाइड करना होगा, तो यह हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये 2 और 360 आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो पाई रेडियन डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहाँ पे जरूरत नहीं है डिग्री लिखने की। नाउ अब देखें 1 डिग्री पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में लगा दीजिए। इक्वेशन 1 implies that, तो इक्वेशन 1 इस तरह हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय इस 1 डिग्री की जगह ये लिखें पाई रेडियन डिवाइड बाय 180। तो इस तरीके से हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री से रेडियन में। 0 और 0 आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको हम 6 से कर सकते हैं, तो 6 है ना, 6 2s are 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड 6 3s are 18। So theta is equal to 2 pi divided by 3 radian। ये आंसर आ गया। नाउ थीटा इज इक्वल टू 2 और पाई की जगह
2.14 एंड डिवाइड बाय 3 रेडियन। इससे आ जाएगा 2 4 8, 2 1 2 पॉइंट एंड 2 3 6 डिवाइड बाय 3 रेडियन, सो 2.9 रेडियन। तो ये वाला एंगल मालूम हो गया। ये वाला एंगल जो है थीटा 120 डिग्री के बराबर है और ये 2.9 रेडियन के बराबर है। नाउ फॉर रिमेनिंग टू पार्ट्स, ये जो रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं ऑफ द प्रिज्म, इसके लिए एंगल मालूम करते हैं थीटा। वैसे यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और ये तीनों एंगल बराबर हैं। अगर मैं इसको थीटा 1 के लिए चलो, इसको थीटा 2, ये जो सेक्टर है, और इस पार्ट को एंगल को, इस पार्ट के एंगल को थीटा 3 के लिए, तो मैं चूंकि तीनों बराबर है तो इस वक्त मैं थीटा 2 प्लस थीटा 3 को जमा कर सकता हूँ। अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में शुरू से कि जो तीनों पार्ट्स है ये बराबर है। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, आंसर आ गया 240 डिग्री। तो आंसर तो डिग्री में मालूम हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो दोबारा वही तरीके करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 240 और 1 की जगह पाई डिवाइड बाय 1 डिग्री, ये लिखा। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ये भी 6 से हो जाएगा। जैसे 6 4 24 और 0 0 के साथ कैंसिल, पाई अपनी जगह एंड 6 3 18। इसमें अगर पाई की वैल्यू शामिल कीजिए, सो थीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाय 3 रेडियन। इससे आंसर आ जाएगा 4.19 रेडियन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। पेंडुलम के लेंथ को जब मेजर किया गया तो उसमें क्या मौजूद है, अनसर्टेनिटी। तो इसको हम लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज तो लिखा हुआ है नहीं, तो इसलिए अनसर्टेनिटी कौन सी है, एब्सोल्यूट है। लेंथ इज 1.5 मीटर प्लस माइनस, अनसर्टेनिटी इज 0.01 और मीटर में दोनों आंसर है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट, और फिर इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी मेजर किया गया और उसमें भी अनसर्टेनिटी आ चुकी है। जी की वैल्यू 9.8 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी। चूंकि टाइम पीरियड हमें लेंथ और ग्रेविटी के जरिए मालूम करना है और इन दोनों में अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो टाइम पीरियड में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड मालूम करना है, t प्लस माइनस डेल्टा t विद अनसर्टेनिटी, ये हमने मालूम करना है। क्या लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड का फार्मूला विदाउट अनसर्टेनिटी वो है 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय G। नाउ फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी, तो यह हो जाएगा t प्लस माइनस डेल्टा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L प्लस माइनस डेल्टा L डिवाइड बाय G प्लस माइनस डेल्टा G। अब इसको याद रखिए, t प्लस माइनस डेल्टा t इज इक्वल टू 2 पाई। ये जो L बाई G है इसको तो मैं लिखूंगा अंडर रूट के साथ, L डिवाइड बाय G, इसको लिखा अंडर रूट के साथ प्लस माइनस। ये जो दो अनसर्टेनिटीज हैं इन दोनों को मैं इस तरह डिवाइड फॉर्म में रहने नहीं दे सकता, बल्कि इन दोनों को मैं जमा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रूल इस्तेमाल हो रहा है भला कौन सा, यहाँ पे रूल यूज हो रहा है कोशंट रूल, जिससे अनसर्टेनिटीज जमा हो जाएंगी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सो डेल्टा L
डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर जो पावर है वो है 1/2 यानी रूट। मुझे इसको यहाँ नहीं बल्कि इसको मैं लिखता हूँ यानी प्लस माइनस यहाँ पे आ गया। तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100% और फिर प्लस जो जी में अनसर्टेनिटी है वो हो जाएगी डेल्टा जी डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100% यानी जी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कन्वर्ट हो गई परसेंटेज में और इन दोनों की अनसर्टेनिटी आपस में जमा हो गई और अंडर रूट यहाँ पे लेंगे। ये जो अंडर रूट है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेकिन उसकी जगह मैं यहाँ पे 1/2 ये भी लिख सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी t प्लस माइनस डेल्टा t 2 बाई l डिवाइड बाय g। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2 या बस सिंपली इसमें जस्ट पुटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिलाता हूँ और फिर इसमें हम करेंगे पुटिंग। अच्छा 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई अंडर रूट एल के लिए एल की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाय जी की वैल्यू 9.8 ये लिखा प्लस माइनस। अब यहाँ भी क्या किया जाए? ये जो पावर है ये हम अनसर्टेनिटीज में नहीं लेंगे तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम बोलते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज हैं द अनसर्टेनिटीज कैन रेज्ड अप टू पावर्स यानी इनकी जो पावर्स है ना अगर इनके साथ अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतनी रेस्ट हो सकती है इज इक्वल टू। तो इसके साथ हम लिखेंगे 1/2 डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस यहाँ भी 1/2 डेल्टा जी डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब पहले यहाँ करते हैं उसके बाद यहाँ करेंगे। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फिर इन तीनों को अलग अलग हल करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जैसे हमने सबसे पहले ये हल किया यानी ये है क्या? ये असल में है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इसकी बात हो रही है तो पहले इसको हल करते हैं 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी तो जब इसको हम हल किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इससे यहाँ से आ गया 6.28 फिर 1.5 को डिवाइड किया 9.8 पर 0.15 अंडर रूट फिर जब हमने 0.15 का अंडर रूट लिया उससे आ गया 0.38 को मल्टीप्लाई किया 6.28 से उससे आंसर आ गया 2.4। ये हो गया इक्वेशन 2। ये हिस्सा मालूम हो गया। अब ये वाले हिस्से अलग अलग मालूम करके इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी इन लेंथ 1/2 डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल कितना है 0.01 और एल कितना है 1.5। ये मैंने यहाँ से लिखा है 0.01 डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको जब हम हल करेंगे ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1% और इन दोनों को डिवाइड किया तो 1% डिवाइड बाय 3। इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा 0.33%। या फिर आप इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें उसको फिर 100 से ज़रूर दे दें जो आंसर आएगा उसको फिर 2 पे डिवाइड कर लें तो 0.33% इज अनसर्टेनिटी इन लेंथ जो कि परसेंटेज में है। ये हो गया इक्वेशन 3। अब जरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में देखते हैं अनसर्टेनिटी तो 1/2 डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस माइनस 1/2 अपनी जगह और यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है 0.1
0.1 और g की वैल्यू 9.8, यानी 0.1 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो नंबर है 0.1 डिवाइड बाय 9.8 इन दोनों को डिवाइड किया है। इससे आया है 0.0102 और इसको फिर 100% से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो 0.51% ये आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 2, 3 और 4 इन तीनों को पुट करूँगा इक्वेशन 1 में। तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ आपके सामने। So t plus minus delta t is equal to ये 2 by under root L by g, इसको हमने इक्वेशन 2 में सॉल्व किया था और इसका आंसर ये है 2.4 सेकंड प्लस माइनस। अब ये जो है ना इसकी जगह आप ये ले सकते हैं डेल्टा L इन परसेंटेज, शुरू में लिख लें परसेंटेज डेल्टा L। इसको हमने हल किया है इक्वेशन 3 में, यह रिजल्ट हो गया 0.33% प्लस ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेथड है इसको हमने डिस्कस किया है, हल किया है इक्वेशन 4 में। तो ये हो जाएगा प्लस 0.51%। t प्लस माइनस डेल्टा t इज इक्वल टू 2.4 सेकंड प्लस माइनस इन दोनों को जमा करेंगे तो 0.84 समथिंग आंसर हमारे साथ आ जाएगा। तो ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि डिटरमिन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। कोई रेक्टेंगुलर शीट है और उसका एरिया मालूम करना है। हमें लेंथ दिया गया है लेकिन लेंथ में मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये भी दी गई है। हमें विड्थ दिया गया है और विड्थ में मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये भी दी गई है। लेंथ कितना है 1.50 मीटर, लेंथ में अनसर्टेनिटी कितनी है 0.02 मीटर, वेट कितना है 0.20 मीटर और वेट की अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 मीटर। कैलकुलेट द एरिया। जब हम लेंथ और वेट के जरिए एरिया मालूम करेंगे तो एरिया में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो एरिया का फार्मूला विदाउट अनसर्टेनिटी क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। एरिया का फार्मूला विद अनसर्टेनिटी वो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, लेंथ की जगह l प्लस माइनस डेल्टा l और मल्टीप्लाई विड्थ की जगह विड्थ प्लस माइनस डेल्टा विड्थ, यानी लेंथ और उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, विड्थ और उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एरिया प्लस माइनस डेल्टा एरिया इज इक्वल टू लेंथ प्लस माइनस। अच्छा इसमें होगा क्या, इसमें रूल यूज होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा। तो लेंथ और विड्थ को कर दीजिए मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस माइनस को कॉमन लेंगे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ ये कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन विड्थ डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हम एरिया को अगर तीनों को अलग अलग मालूम करके यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितना है, लेंथ इज 1.50 मीटर, 1.50 मल्टीप्लाई विड्थ कितना है 1.50 मीटर मल्टीप्लाई विड्थ इज 0.20 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3 मीटर स्क्वायर इक्वेशन 2। नाउ अब ये मालूम करना है प्लस माइनस डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस
इसकी मेजर वैल्यू होगी, यानी 0.02 डिवाइड बाय मेजर वैल्यू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100% ये मालूम हो जाएगा 1.3%, इक्वेशन 3। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में मौजूद है विड्थ डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन विड्थ डिवाइड बाय मेजर वैल्यू 0.01 डिवाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस माइनस इज इक्वल टू 5%, equation 4। Now put equation 2, 3 and 4 in one। इन सबको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस लेंथ की अनसर्टेनिटी 1.3% प्लस विड्थ की अनसर्टेनिटी 5%। तो इससे 6.3% आ जाएगा आंसर 0.3 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो 6.3% ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में, तो 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 6.3 ये जो कि परसेंटेज है इसको कन्वर्ट करो एब्सोल्यूट में, तो 6.3 परसेंटेज को खत्म करो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर वैल्यू जो कि 0.3 तो 0.3 मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.019 मीटर स्क्वायर। ये 0.019 मीटर स्क्वायर बराबर है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया एंड दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। प्रॉब्लम 4 जो है वो बिल्कुल उस एग्जांपल 1.5 की तरह है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के दो रूल्स इस्तेमाल होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। तो अगर ये दो रूल आपको आते हैं तो इन दो रूल्स पे ये पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक असाइनमेंट, एक है प्रॉब्लम नंबर 4 और एक एग्जांपल 1.5, ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं और तीनों के ABCD अप टू F तक पार्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम 5 को चूज़ किया है, मैं ये यहाँ पे फिलहाल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन, MP का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, जबकि डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों का रेशो मालूम करना है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 37 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1096 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। इन दोनों का रेशो जब हम मालूम करेंगे इस पार्ट ए में तो इस आंसर को लिखना कैसे है? कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आंसर को हमने एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को डिवाइड ऐसे करेंगे कि 1.67 डिवाइड बाय 9.1096 ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27। चूँकि इन दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, यानी -27 और ये 31 जब ऊपर आएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, यानी -27 और -31। ये जब दोनों जब आपस में माइनस होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो इसको हल करते हैं इससे। ये हो जाएगा -27 प्लस 31, तो 0.1833 मल्टीप्लाई 10 पावर 31 से 27 को माइनस करेंगे 4। ये आंसर आ गया। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे, चूंकि डिवीजन की बात हो रही है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो देख लें इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। तो हमारे आंसर में भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4। इस 1 3 को हम कर देंगे नेगलेक्ट, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इस पॉइंट को यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.833 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 माइनस 1, जो कि पॉइंट शुरू में नंबर सवाल है, जैसे ही पॉइंट पे चलाएगा तो 10 पावर -1 हो जाएगा और 10 पावर 4 अपनी जगह, तो 1.83 इस 3 को हम कर देंगे नेगलेक्ट, यानी राउंड ऑफ। तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 -1 10 पावर 3। ये आंसर आ गया, किताब में भी आंसर लिखा हुआ। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। यहाँ भी कुछ ऐसे करना है, ये चार्ज है और ये मास है। चार्ज टू मास रेशो मालूम करना है किसका? ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो मालूम करना है, तो इसके लिए हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 डिवाइड बाय 9.1096, 10 पावर -13 और 31 ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा +31 कूलम डिवाइड बाय किलोग्राम। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इससे आ जाएगा 0.175 मल्टीप्लाई 10 पावर 31 से 19 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? 12 कूलम पर किलोग्राम। सो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इसको ऐसे राउंड ऑफ करना है कि हमारा ये आंसर मैच कर जाए इन दोनों में से उस वैल्यूज के साथ जिसमें नंबर्स कम है, यानी ये जो 2 नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं, 2 मेजर्ड वैल्यूज, तो हमारा आंसर उस मेजर्ड वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। जैसे ये वाला 1.6, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है जबकि डिनोमिनेटर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमारे आंसर में आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये 2 होने चाहिए। इस 5 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 क्या बन जाएगा? 8 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 कूलम पर किलोग्राम। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को यहाँ भी लाया जा सकता है 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -1, राइट साइड ले गए हैं और नंबर भी छोटा था तो 10 पावर क्या आ गया? -1 और 10 पावर 12 अपनी जगह, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? जमा। तो 12 में से 1 को माइनस कर दो तो यह हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर इस वैल्यू के मुताबिक हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन मालूम करनी है एंड पार्ट बी में है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के फार्मूलाज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो पहले हल करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए को पहले हल करते हैं तो पार्ट ए में है फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। फार्मूला गिवन है E is equal to H multiplied by F। वैसे ये फार्मूला शो करता है द एनर्जी ऑफ फोटोन। E is equal to H multiplied by F। E इसमें क्या है? E is एनर्जी, H क्या है? H is
प्लैंक्स कांस्टेंट, जबकि f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। सो बस जस्ट फ्रीक्वेंसी लिखा मैंने, तो फार्मूला है E इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय f। दिस इज दैट h इज इक्वल टू E डिवाइड बाय f। क्योंकि मुझे h की डायमेंशन मालूम करनी है तो मैं बोथ साइड को f पर डिवाइड कर दूंगा, इससे एक ही आ जाएगा। h इज इक्वल टू E डिवाइड बाय f। नाउ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन 1। एनर्जी की डायमेंशन तो मैंने आपको डायमेंशन के टॉपिक में लिखवा दी थी, जबकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैंने आपको नहीं लिखवाई थी, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या थी? एनर्जी की डायमेंशन है ml स्क्वायर t पावर -2 n पावर 1 n पावर 2 t पावर -2। इक्वेशन 2। जबकि फ्रीक्वेंसी ये बराबर है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, या दूसरे अल्फाज में फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। जब इसका यूनिट हर्ट्ज है तो हर्ट्ज किसके बराबर है? पर सेकंड, यानी 1/सेकंड। तो यहाँ से भी हम इसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अगर हम यहाँ से मालूम करें तो वो हो जाएगी 1 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी, यानी जो टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशन, ये टी ऊपर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी पावर -1। तो यानी फ्रीक्वेंसी में टाइम का एक ही डायमेंशन है। इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इन दोनों को 1 में पुट कर लीजिए। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू e की जगह m l पावर 2 t पावर -2 और f की जगह l पावर -1। सो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा। Put equation 2 and 3 in equation 1। 2 और 3 को equation 1 में पुट कर दीजिए। ये equation 1 था। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या है? m l पावर 2 t पावर -2। जबकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या थी? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t पावर -1। अब यहाँ पे ये t पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा t पावर -1 के साथ। तो h डायमेंशन इज इक्वल टू m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। पार्ट बी में है, मालूम कीजिए डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमें फार्मूला भी दिया गया है। फार्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जी यहाँ से मालूम कीजिए तो r को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, जिससे यहाँ पे r खत्म हो जाएगा। जी m1 m2, हमें जी यहाँ पे चाहिए बिल्कुल अकेला, तो m1 m2 को बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, जिससे यहाँ पे m1 m2 खत्म हो जाएंगे। सो f r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 इज इक्वल टू जी। अब इन दोनों साइड को डायमेंशन के ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। सो g इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? f r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2। g की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या है? m l t पावर -2 और r डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? l, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो l स्क्वायर। दो मरतबा मास आ गया है तो दो मरतबा मास की डायमेंशन लिख ली, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू m, ये l है और ये l स्क्वायर है, दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई l3 t पावर -2 और डिनोमिनेटर में m स्क्वायर, तो ये एक m दूसरे m के साथ कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो m पावर 1 मिल जाएगा, m पावर 1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू m पावर
पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसमें मास की एक डायमेंशन है, लेकिन ये 3 है और टाइम की 2 डायमेंशन है। Numerical problem number 7. Show that part A, kinetic energy is equal to half m square, part B, potential energy is equal to mgh are dimensionally correct. ये चेक कीजिए कि क्या ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, यानी दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। तो सबसे पहले पार्ट ए में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो पोटेंशियल कोई भी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है, जो कि है m(n)2 ये मैंने आपको इसलिए लिखवाई थी उस दिन ताकि अगर आपको याद हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो गई। राइट हैंड साइड पे क्या है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो फार्मूला की राइट हैंड साइड पे है हाफ mv स्क्वायर। इसकी डायमेंशन मालूम करते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख भी हूँ तो इस हाफ को डायमेंशन से बाहर जाना होगा, क्योंकि 1/2 नॉट शोज द क्वालिटी, इट शोज ओनली द क्वांटिटी, जबकि डायमेंशन शो करता है क्वालिटी को। तो mv स्क्वायर जो है इसकी हम डायमेंशन मालूम कर लेंगे 1/2, मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की l(t⁻⁻1) स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की l स्क्वायर फिर टाइम की t⁻⁻2। तो m⁻1 m⁻2 t⁻⁻2 ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देख लें डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है so this equation obeys the principle of homogeneity and the equation is dimensionally correct. Part B में मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी होते हैं P। तो एनर्जी कोई भी हो उसकी डायमेंशन होती है m⁻1 t⁻2। इक्वेशन 1, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड में mgh, इसकी लिखते हैं डायमेंशन। अब मास की डायमेंशन m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की l(t⁻⁻2), हाइट का लेंथ है इसकी l। तो mgh इज इक्वल टू m लिखा, l को l से मल्टीप्लाई कर दिया l स्क्वायर एंड t⁻⁻2 इक्वेशन 2। तो देख डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की बराबर है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये वाला इक्वेशन भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।